करते हैं अपना। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ बिग डेटा एनालिटिक्स वर्क। बिग डेटा किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिग डेटा एनालिटिक्स वर्क की। जब हम किसी भी बिग डेटा एनालिटिक्स डिस्क्राइब करते हैं द प्रोसेस ऑफ अनकवरिंग ट्रेंड्स, पैटर्न्स, कोरिलेशन इन लार्ज अमाउंट ऑफ द रॉ डेटा टू हेल्प मेक डेटा इन्फॉर्म्ड और डिसीजंस। जब हम किसी भी बिग डेटा एनालिटिक्स के अंदर जब हम किसी भी तरीके का कोई भी प्रोसेस यूज में लेते हैं, बेटा इधर नहीं, अंदर ले जाओ कमरे में। तो जब हम पर्टिकुलर किसी भी प्रोसेस को हम अनकवर करते हैं, किसी भी पैटर्न्स के साथ में यूज में लेते हैं, जब को रिलेट करते हैं किसी भी लार्ज अमाउंट डेटा के साथ में, जो रो और कॉलम्स में डिवाइडेड होता है कोई भी टेबल्स के अंदर डेटा, तो इसके अंदर अलग अलग डिसीजंस के लिए हमें डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस प्रोसेस के लिए हम उसको एक फैमिलियर स्टैटिकल एनालिसिस टेक्निक यूज में लेते हैं, जो हम पर्टिकुलर किसी भी क्लस्टरिंग और रिग्रेशन टेक्निक के अंदर यूज करते हैं। जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो एक एक्सटेंसिव डेटा सेट होता है जो पर्टिकुलर किसी भी टूल्स के लिए हम यूज करते हैं। दूसरी चीज़, जब हम बात करते हैं व्हाट इज बिग डेटा एनालिटिक्स एग्जाम्पल, तो इसके कुछ बिग डेटा एनालिटिक्स एग्जाम्पल को हम यूज लेते हैं। तो हमारा क्या होता है कि हियर आर सम एग्जाम्पल यूजिंग एनालिटिक्स टू अंडरस्टैंड कस्टमर बिहेवियर। अनपढ़ ले जाओ एक बार, वो बोलो नहीं। Here are some examples using the analytics to understand customer behavior in order to optimize the customer experience and predicting future trends in order to make better business decision, improving marketing campaigning by understanding what work and what does not work। दूसरी चीज़, जब हम डेटा एनालिटिक्स और बिग डेटा के बारे में जब हम बात करते हैं, तो कल एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन किया था डेटा माइनिंग से रिलेटेड कि डेटा माइनिंग क्या होता है। तो जब हम पर्टिकुलर बिग डेटा के अंदर काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डेटा माइनिंग की टेक्निक्स को यूज लेकर के हम उसके अंदर किसी भी डेटा का जो फ्लो करते हैं, जब किसी भी डेटा को सेग्रीगेट करते हैं, जब किसी भी डेटा को यूटिलाइज करते हैं, तो इसके पीछे एक पर्पज होता है। वो पर्पज क्या होता है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स? बिग डेटा एनालिटिक्स को यूज लेने का पर्पज क्या है? बिग डेटा एनालिटिक्स helps organization harness their data and use it to identify new opportunity that in turn leads to smart business move, more efficient operation, higher profit और हैप्पीनेस कस्टमर्स। इसके अंदर 3 तरीके की टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स जिसके अंदर होता है, एक होता है क्लासिफिकेशन ऑफ बिग डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स सच एज द स्ट्रक्चर्ड डेटा, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, एक होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। जो मैंने कल आपको बताया था कि मशीन लर्निंग की जब हम टेक्निक यूज में लेते हैं तो मशीन लर्निंग की टेक्निक के अंदर 3 तरीके का डेटा होता है। एक होता है सुपरवाइज डेटा, एक होता है अनसुपरवाइज डेटा, एक होता है सेमी सुपरवाइज डेटा। सिमिलर टू बिग डेटा के अंदर भी डेटा का स्ट्रक्चर होता है। एक होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा मीन्स कि जो भी डेटा होता है उसके अंदर लेबलिंग होती है, पर्टिकुलर एक सिक्वेंशियल फॉर्म में वो डेटा होता है। अनसुपरवाइज्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का मीन्स कि जो डेटा होता है वो अनसुपरवाइज्ड डेटा होता है, मीन्स कि उस डेटा के ऊपर एक पर्टिकुलर लेबलिंग नहीं है जिसको हम इजीली यूज कर सकें। जब हम अनसुपरवाइज्ड डेटा को हम किसी भी रिसर्च में या किसी भी डिवाइस में जब हम यूज में लेते हैं तो सबसे पहले हमें उसको सुपरवाइज्ड फॉर्म में लेके जाना पड़ता है। सुपरवाइज्ड फॉर्म इन द सेंस कि उसको सिक्वेंशियल फॉर्म में लेके जाना पड़ता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके जाना पड़ता है। एक होता है सेमी सुपरवाइज्ड। सेमी सुपरवाइज्ड सर, हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर,
हाँ जी वो सुपरवाइज्ड डेटा या स्ट्रक्चर्ड डेटा में मेरे हिसाब से शायद कि क्लासिफाइड, या जिसका हमारे पास और कहिए पीसी में सर मल्टीपल्स सर सर डेटा सर है, सर उसको हम मल्टीपल डेटा की डिफरेंट। बात, एक मिनट, मल्टीपल डेटा की बात नहीं हो रही है यहाँ, पर्टिकुलर डेटा टेक्नोलॉजी की बात हो रही है अभी। हाँ सर ठीक है, तो वो जो आप स्ट्रक्चर्ड तो मेरे क्लासिफाइड कर देते हैं कि इस काम के लिए ये इतना डेटा है, तो सॉल्यूशंस है, इस मैंने क्या काम के लिए बोला, इतने सर सॉल्यूशन सर मैंने। सर सर मैंने भी तो यही बोला है कि स्ट्रक्चर्ड मीन्स कि एक पर्टिकुलर एफिशिएंट मैनर में डेटा को यूज लेना, मीन्स सुपरवाइज डेटा। सुपरवाइज और स्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर क्या होता है कि पर्टिकुलर किसी भी डेटा का लेबलिंग, लेबलिंग का मतलब क्या होता है कि उसका सिक्वेंशियल डिसाइड कर दिया जाता है कि वो एक एफिशिएंट मैनर में डेटा है और उसको हमें यूज में लेना है। अनसुपरवाइज डेटा मीन्स अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होता है कि वो एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में नहीं है, यानी कि वो पर्टिकुलर किसी भी टेबल के अंदर सिक्वेंशियल फॉर्म में डेटा नहीं है। यही तो चीज बोल रहा हूं मैं, उसको पहले जी सिक्वेंशियल फॉर्म सर, में ओके लेके आना सर, पड़ता थैंक यू। है। देन आफ्टर वी हैव टू ट्रेन एंड टेस्ट द डेटा। एक होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड। सेमी स्ट्रक्चर्ड के अंदर क्या होता है, जो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, मैं आपको 50 तरीके की एग्जाम्पल एक साथ में जोड़ के बता रहा हूं, आप सिर्फ एक चीज पे अटकी हुई है आप लोगों की सुई। सेमी स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होता है, सेमी का मतलब होता है बीच में एक तरीके से, यानी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों को मिला दें तो बनता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। इसके अंदर क्या होता है कि जब पर्टिकुलर कोई कुछ डेटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है, कुछ डेटा अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है, लेकिन जब फाइनली जब उसका स्ट्रक्चरल फॉर्म हमारे सामने रिप्रेजेंट होता है तो वो एक सेमी होता है। यानी कि हम उस डेटा को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, डायरेक्टली ट्रेन नहीं कर सकते, डायरेक्टली टेस्ट नहीं कर सकते बिफोर गोइंग टू एक सिक्वेंशियल फॉर्म। जब हमें डेटाबेस की टेबल के अंदर रो और कॉलम दिया जाता है तो उसके अंदर एक सीरियल नंबर होता है। सीरियल नंबर हमेशा प्राइमरी की पे जनरेट होता है और प्राइमरी की हमेशा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को प्रिडिक्ट करती है, जो आप लोगों ने अगर डेटाबेस पढ़ा होगा तो। और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एक चीज बोलती है नॉर्मलाइजेशन, कि जब किसी भी एफिशिएंसी के अंदर डुप्लीकेसी क्रिएट हो रही है तो उसको रिड्यूस करना, देन आफ्टर उस डेटा को सेग्रीगेट करना और एक सिक्वेंशियल फॉर्म के रूप में उसको रिप्रेजेंट करना काम होता है। तो दूसरी चीज जब मैं बात करूं बिग डेटा एनालिटिक्स की, तो 4 टाइप्स होते हैं। इसका होता है डायग्नोस्टिक, डिस्क्रिप्टिव, प्रेडिक्टिव और प्रेडिक्टिव एनालिसिस। ये 4 टाइप्स होते हैं इसके अंदर। यूज क्या है बिग डेटा का, मैं फिर से आपको बोल देता हूँ। बिग डेटा को हम कहाँ कहाँ यूज में ले सकते हैं, किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। पहला बैंकिंग और सिक्योरिटीज में। बैंकिंग के अंदर बिग डेटा हम यूज में लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ क्लाइंट्स और कस्टमर्स अवेलेबल हैं, तो उनका डेटा मेंटेन करने के लिए हम बिग डेटा को यूज में लेते हैं। दूसरी चीज़ सिक्योरिटी, जब हम पर्टिकुलर किसी भी बैंकिंग एप्लीकेशन को यूज में लेते हैं तो उस बैंकिंग एप्लीकेशन की सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए हमें बिग डेटा की रिक्वायरमेंट्स होती है। नेक्स्ट होता है कम्युनिकेशन। जब सोर्स से डेस्टिनेशन पे किसी भी डेटा को हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो इसके अंदर हमें कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। कम्युनिकेशन 2 तरीके से होता है, कम्युनिकेशन मीडियम्स 2 तरीके का होता है, एक होता है वायर्ड मीडियम, एक होता है वायरलेस मीडियम। वायर्ड मीडियम के अंदर फाइबर ऑप्टिक्स, कोएक्सियल केबल और ये सारी की सारी चीज़ें, अगर आप BSNL में हैं तो आपको अच्छे से नॉलेज है इस चीज़ का, ये सारी केबल्स यूज में ली जाती हैं। वायरलेस मीडियम के अंदर जो पैन और लैन होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हम वायरलेस एरिया नेटवर्क्स यूज में लेते हैं। उसके अंदर ब्लूटूथ, वाईफाई और ये सारी की सारी चीज़ें हम यूज में लेते हैं। दूसरी चीज़ मीडिया और एंटरटेनमेंट में भी हम बिग डेटा यूज में लेते हैं। एंटरटेनमेंट्स के अंदर जब हम पर्टिकुलर किसी भी डेटा की बात करते हैं, किसी भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जब मैं बात करता हूँ तो उसके अंदर हम बिग डेटा को इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट होता है हेल्थ केयर प्रोविजंस में। हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर बिग डेटा बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है। मशीन लर्निंग की टेक्निक्स यूज में हो रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज में हो रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें
ये सारी की सारी चीज़ें बिग डेटा यानी बिग डेटा, इसका मीनिंग एक ही चीज़ है कि बहुत सारा डेटा, उसको एफिशिएंट मैनर में हमें जब जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है उस जगह पे उसको यूज करना। तो हेल्थ केयर सेक्टर में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग दोनों टेक्निक्स का इस्तेमाल करके और बिग डेटा का इस्तेमाल करके हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा टॉप पे रिसर्च जा रहा है कि आज हम किसी भी मेडिसिन की बात करते हैं तो उसका डेटा डिक्शनरी होता है। आज हम किसी भी सर्जिकल इक्विपमेंट्स की बात करते हैं या किसी भी डायग्नोस्टिक मशीन्स की बात करते हैं, किसी भी इलनेस को इजीली फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी तरीके के जो सर्जरी को ऑपरेट करने के लिए सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं, उन सारी चीज़ों के लिए, इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज, वो सारा का सारा बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर रहा है। एजुकेशन सेक्टर में इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा रोल है बिग डेटा का। बिग डेटा का एजुकेशन सेक्टर में किस तरीके से रोल है कि जब हम आज स्मार्ट क्लासेस की बात कर रहे हैं, आज हम हर जगह पे लॉजिकल और फिजिकल की बजाय आज हम स्मार्ट क्लासेस ऑनलाइन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, मोबाइल कॉन्फ्रेंसिंग और प्रोजेक्टर क्लासेस और बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके थ्रू हम यूटिलाइज कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि आज हमारे पास में कोई भी डेटा, कोई भी नॉलेज है, उसको मैं यहाँ पर यूज ले रहा हूँ, उसी सिमिलर वीडियो, डेटा और पीपीटी को कोई दूसरा कैंडिडेट भी सिमिलर टाइम में एक्सेस कर सकता है। यानी कि सिंगल डेटा को मल्टीपल यूजर्स सिंगल टाइम में यूज लेना, तो वो बिग डेटा के थ्रू ही पॉसिबल हो रहा है। एक है मैन्युफैक्चरिंग और नेचुरल रिसोर्स। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की जब मैं बात करता हूँ तो आज IIoT, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जब मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर जब प्रोडक्शन कर रही है कोई भी इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री प्रोडक्शन टाइम के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें रन टाइम पे रिक्वायरमेंट होती है, जो डेटा की सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए हम उसको क्लाउड पे रखते हैं। दूसरा है गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर में डिफरेंट एजेंसीज हैं, चाहे वो साइबर थ्रेफ्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो साइबर हैकिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो नार्कोटिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी और डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, उन सारी चीज़ों में भी हम बिग डेटा एनालिटिक्स का काम करते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्यों? क्योंकि आज हमारी कार की इंश्योरेंस हो, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे वो मेडिकल या कोई और इंश्योरेंस हो, चाहे वो हमारा लाइफ इंश्योरेंस हो, इतने नंबर ऑफ कस्टमर्स का डेटा उस कंपनी के पास में अवेलेबल है। जब उसकी ड्यू डेट होती है तो आप लोगों को लगता है कि वहाँ पर कोई पर्सन्स बैठ के आपको नोटिफिकेशन भेज रहा, बार बार वो मैसेज मेल्स आते हैं। नहीं, ये सब का सब खेल, क्योंकि आपका डेटा क्लाउड पे स्टोर है, वहाँ से बिग डेटा के थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की जो टेक्निक्स है उनसे ऑटोमेटिकली आपका डेटा रिट्रीव होता है डेट वाइज, और आपको ऑटोमेटिकली मैसेज शूट कर दिया जाता है। एक है रिटेल और होलसेल ट्रेंड्स। आप लोग एक चीज़ देखना, जब मैं मैसेजिंग इंश्योरेंस सेक्टर की तो उसके नीचे एक टर्म्स एंड कंडीशन लिखी आती है, इफ़ यू ऑलरेडी पेड देन इग्नोर दिस मेल। ये चीज़ लिखा हुआ आता है मैसेज में। वो इसलिए आता है क्योंकि वो रिमाइंडर है, आपका रिमाइंडर सेट कर, वो हर 5 दिन 7 दिन में आपको वो रिमाइंडर नोटिफिकेशन रिसीव होता रहेगा। रिटेलर और होलसेल ट्रेडर्स के बीच में, जब हम पर्टिकुलर किसी भी रिटेलर और होलसेल ट्रेडर्स की जब हम बात करते हैं तो किसी भी तरीके का कोई भी प्रोडक्ट जब हमें परचेज करना है, किसी भी तरीके का हमें यूटिलाइज करना है, तो इन सारी चीज़ों के अंदर भी हम बिग डेटा को बहुत ज़्यादा यूज में लेते हैं। अब कोडिंग की जब मैं बात करता हूँ, इसकी प्रोग्रामिंग की जब मैं बात करता हूँ, तो प्रोग्रामिंग के लिए भी हमारे साथ में बहुत ज़्यादा इसका लर्निंग स्किल्स के हिसाब से बिग डेटा एनालिसिस और एनालिटिकल इंजीनियर्स होते हैं, वो ज़्यादा इसका यूटिलाइज करते हैं। इसकी जो कोडिंग हो रही है बिग डेटा के लिए हम काम कर रहे हैं, तो कुछ मेन लैंग्वेज हैं, लाइक पाइथन है, R लैंग्वेज है, जावा है, C++ है, C लैंग्वेज है, इन सब में इनका काम हो रहा है। रिक्वायरमेंट क्यों हुई डेटा एनालिटिक्स की? बिग डेटा एनालिटिक्स की हमें रिक्वायरमेंट क्यों हुई, इस चीज़ के लिए हम देखेंगे। तो अनदर बिग डेटा एनालिटिक्स रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड हैविंग द प्रोग्रामिंग नॉलेज, quantitative and data
interoperation skills, strong oral and written communication skills, and experience with multiple technologies। इन सारी चीज़ों के लिए हमें रिक्वायरमेंट हुई। इसके कुछ फीचर्स हैं। कौन कौन से फीचर्स हैं? पहला है डेटा वेयरिंग एंड प्रिपरेशन के लिए, नेक्स्ट है डेटा एक्सप्लोरेशन के लिए, उसके नेक्स्ट होता है एक्सकेलेबिलिटी के लिए, फिर होता है सपोर्ट फॉर द वेरियस टाइप ऑफ एनालिटिक्स के लिए, वर्जन कंट्रोल, डेटा मैनेजमेंट, डेटा इंटीग्रेशन, डेटा गवर्नेंस। इन सारी चीज़ों के लिए हम इनको यूज करते हैं, इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं। दूसरी चीज़ जब हम करते हैं कि बिग डेटा का हडूप के अंदर भी इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। किस तरीके से रिक्वायरमेंट है हडूप के अंदर इसकी? हडूप मेक्स इट इजी टू यूज ऑल द स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग कैपेसिटी इन क्लस्टर सर्विस एंड टू एग्जीक्यूट डिस्पर्स्ड प्रोसेस अगेंस्ट हग अमाउंट ऑफ द डेटा। अगर हम जब बिग डेटा की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो एक चीज़ आता है कि इसके कोई चैलेंज भी है। कुछ शो एंड कोज चीज़ें होती हैं तो कुछ चैलेंज भी क्रिएट होते हैं। तो सबसे ज़्यादा पहला बिग चैलेंज हमारे सामने आता है इसका स्टोरेज का, फिर प्रोसेसिंग का, फिर सिक्योरिटी का, फिर फाइंडिंग एंड फिक्सिंग डेटा क्वालिटी इश्यूज का, फिर स्केलिंग बिग डेटा सिस्टम्स का, फिर इवोल्यूटिंग एंड सेलेक्टिंग बिग डेटा टेक्नोलॉजीज का, फिर बिग डेटा एनवायरनमेंट्स को क्रिएट करना इट्स नॉट अ इजी टास्क, उसका भी बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर रियल टाइम इनसाइट स्टोरीज क्रिएट करना, वो भी बहुत बड़ा एक हमारे सामने चैलेंज क्रिएट होता है। अब कौन कौन से तरीके हैं जो बिग डेटा को हम यूज में ले सकते हैं? तो उसके अंदर पहला होता है बिग डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा फॉर मेनी डिफरेंट सोर्स एंड इज ऑफन डिस्क्राइब। पहला होता है वॉल्यूम, वैल्यू, वेराइटी, वेलोसिटी और वर्सेटाइल। जब 5 पिलर्स की रिक्वायरमेंट होती है, बिग डेटा के अंदर कुछ पिलर्स होते हैं। तो कौन कौन से पिलर्स होते हैं? पहला होता है पर्पज, दूसरा होता है प्रोसेस, तीसरा होता है पीपल, चौथा होता है प्लेटफॉर्म और पांचवा होता है प्रोग्रामिंग। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इन सब चीज़ों को यूज में लेते हैं। अब लास्ट में मैं चलते चलते आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि अगर इसको बिग डेटा को हम सिंपल भाषा में बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, इसकी एक डेफिनेशन बना रहा हूँ मैं जिसको हम नॉर्मली याद रख सकते हैं। आपसे कोई पूछे व्हाट इज बिग डेटा इन सिंपल वर्ड, तो आपको नॉर्मली उसका आंसर भी उसी वे में देना है। बिग डेटा इज लार्ज मोर कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स स्पेशली फ्रॉम न्यू डेटा सोर्सेस। क्या जवाब देना है? बिग डेटा इज ए लार्ज मोर कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स स्पेशली फ्रॉम न्यू डेटा सोर्सेस। दैट्स इट। अगर इसके आगे और कहानी सुनाना चाहते हो तो आप फिर और जोड़ सकते हो। दीज डेटा सेट आर सम वॉल्यूम्स एंड ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जस्ट कैन नॉट मैनेज देम, बट दिस मैसिव वॉल्यूम ऑफ डेटा can be used to address business problem you won't have been able to take before। तो ये सारे के सारे पर्टिकुलर प्रोसेस होते हैं। बिग डेटा एनालिटिक्स है जो वो एक पर्टिकुलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है। आप लोग एक चीज़ मत भूलना कभी भी, चाहे वो बिग डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं, चाहे वो किसी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, चाहे हम डीप लर्निंग की बात करते हैं, चाहे किसी और चीज़, तो ये सारे की सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1942 से जब रिसर्च शुरू हुआ था उसी के अंदर से सारे के सारे पेज निकलते जा रहे हैं, यूज हो रहे हैं। तो बिग डेटा एनालिटिक्स इज द यूज ऑफ प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग to combine and analyze massive data set
with the goal of identifying pattern and developing actionable insight. This help you make faster, better data driven decision that can increase efficiency, revenue और profits. इन सारी चीज़ों के लिए हम इनको यूज करने लग गए हैं. सो कमिंग टू पीपीटी, हाउ बिग डेटा एनालिटिक्स वर्क, किस तरीके से काम करता है. तो सबसे पहले बिग डेटा एनालिटिक्स रेफर्स टू कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, cleaning and analyzing large data set to help organizations operationality their the big data. एक होता है कलेक्ट डेटा, कि डेटा को कलेक्ट किस तरीके से किया जाता है. डेटा कलेक्शन लुक्स डिफरेंट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन. विथ टुडेज टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन कैन गैदर structured and unstructured data from a variety of sources, from cloud storage to mobile applications to in-store IoT sensor and beyond. Next होता है some data will be stored in data warehouses where the businesses intelligent tools and solutions can access it easily. Raw or unstructured data that is too diverse or complex for a warehouse may be assigned metadata and stored in a data lakes. Now another one, process data. Process is one data is collected and stored. It may be organized properly to get the accurate result on analytical queries, especially when it's the large and unstructured data. Then we can use the availability. Available data is growing exponentially, make data processing a challenge for organizations. One processing option is batch processing, which looks at large data blocks over time. Batch processing is useful when there is a longer turnaround time between the collecting and analyzing the data sets. एक होता है स्ट्रीम प्रोसेसिंग. स्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है, looks at small batch of data at once, shortest and sorting the delay time between collection and analysis for the quicker decision making. Stream processing is more complex and often more expensive. ये इसका. अब एक आता है क्लीन डेटा, कि जब हम पर्टिकुलर किसी भी बिग डेटा के अंदर किसी भी तरीके का डेटा से रिलेटेड हम काम करते हैं, तो उसके अंदर बिग डेटा के अंदर किस तरीके से हम डेटा क्लीन का काम करते हैं. Data big or small required scrubbing to improve data quality and get stronger result. All data must be formatted correctly and any duplicative or irrelevant data must be eliminated, accounted for. Dirty data can observe that the misleading and creating fluid insights. जो अब ये जो सेंटेंस है, ये मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, सुपरवाइड, अनसुपरवाइड, सेमी सुपरवाइड, उन सारे एग्जाम्पल यूज में लेकर के मैंने आपको इसकी चीज़ें बताई थी कि किस किस तरीके से ये काम कर सकता है. दूसरा, एनालाइज डेटा. डेटा को एनालाइज करना कि किस तरीके का डेटा है, उसको किस फॉर्म में हमें लेके जाना है, वो सारा का सारा मैटर करता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं गेटिंग बिग डेटा इनटू ए यूजेबल स्टेट टेक्स टाइम. वंस इट रेडी, एडवांस्ड एनालिटिक्स प्रोसेस कैन टर्न बिग डेटा इनटू बिग इनसाइट. सम ऑफ दीज बिग डेटा एनालिसिस मेथड्स इंक्लूडिंग, कौन कौन से मेथड्स यूज में लेते हैं. पहला जो कल हमने डिस्कस किया था, डेटा माइनिंग. डेटा माइनिंग के अंदर हम क्या यूज में लेते हैं कि कोई भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है उसको हम सॉर्ट करते हैं,
उसको डेटा सेट्स में आइडेंटिफाई करते हैं, उसके पैटर्न्स क्रिएट करते हैं, उसके रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करते हैं। और एनोमलीज का मतलब होता है डुप्लीकेसी डेटा, जो मैंने अभी नॉर्मल फॉर्म के बारे में बताया था आपको कि जितनी भी एनोमलीज होती हैं जो बार बार रिपीटेशंस होता है डेटा डुप्लीकेसी का, उसको रिमूव करने का और फाइनली हम क्लीन करते हैं और क्रिएट करने का हम करते हैं। तो हम बात करते हैं डेटा माइनिंग्स की। डेटा माइनिंग की जब हम बात करते हैं तो sorts through large data set to identify the patterns and relations, identify and pattern and relationship by identifying the anomalies and creating the data clusters. नेक्स्ट होता है प्रेडिक्टिव एनालिसिस। प्रेडिक्टिव एनालिसिस के अंदर क्या होता है, यूज एन ऑर्गेनाइजेशंस historical data to make predictions about the future, identifying and upcoming risk and opportunities, upcoming risk and opportunities. नेक्स्ट क्या होता है, डीप लर्निंग। डीप लर्निंग मैंने बताया था ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम होता है। डीप लर्निंग एक तरीके से पर्टिकुलर ह्यूमन न्यूरॉन्स पे काम करता है, यानी कि आदमी के दिमाग की तरह ये सारा सिस्टम न्यूरॉन्स पे टिका हुआ है। इसके अंदर क्या होता है डीप लर्निंग में, इमेजिनेट ह्यूमन बीइंग ह्यूमन लर्निंग पैटर्न्स बाय यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग टू लेयर एल्गोरिथम एंड फाइंड द पैटर्न इन द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट डेटा। ये इसके लिए यूज में करता है। अब इसके बारे में मैं थोड़ा डीप लर्निंग के बारे में आपको बता दूं, वरना आप ये सोचोगे कि सर तो आगे निकल गए। तो डीप लर्निंग का मेन उद्देश्य हम यूज में लेते हैं डीप लर्निंग क्या होता है। डीप लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग which is essential a neural network with 3 or more layers. These neural network attempts to simulate the behavior of the human brains. There abide far from the matching, it's the ability allowing to learn from the large amount of data. दूसरा इसके अंदर क्या होता है कि इसका मीनिंग क्या होता है डीप लर्निंग का। डीप लर्निंग इज ए मेथड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट teach computer to process data in a way that is inspired by the human brain. Deep learning modules can recognize the complex pattern in picture, text, sound, and any other data to produce the accurate and inside the predictions. Deep learning and how it does work, किस तरीके से डीप लर्निंग काम करता है किसी भी बिग डेटा या किसी भी एप्लीकेशंस के साथ में। तो डीप लर्निंग कैन बी कंसीडर्ड एज द सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। इट इज ए फील्ड दैट इज बेस्ड ऑन लर्निंग एंड इम्प्रूव ऑन इट्स ओन बाय द एक्सट्रीमिंग कंप्यूटर एल्गोरिथम्स, while machine learning use the similar concept. Deep learning works with the artificial neural network. डीप लर्निंग किस पे काम करता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स पे। बिग डेटा किस पे काम करता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स पे। मशीन लर्निंग किस पे काम करता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे। फील्ड दैट द बेस्ड ऑन द लर्निंग ऑन इम्प्रूविंग ऑन इट्स ओन बाय एग्जामिनिंग कंप्यूटर एल्गोरिथम, व्हाइल द मशीन लर्निंग यूज द सिमिलर कॉन्सेप्ट। डीप लर्निंग वर्क विद द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स विच आर डिजाइन्ड टू eliminate हाउ ह्यूमन थिंक एंड लर्न। दूसरी चीज हमारा ये होता है कि डीप लर्निंग का यूज क्या होता है। डीप लर्निंग एलिमिनेट सम ऑफ द डेटा प्री प्रोसेसिंग दैट इज टिपिकली इन्वॉल्व विद लर्निंग। दिस एल्गोरिथम कैन प्रोसेस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा लाइक टेक्स्ट, इमेज एंड द
automate the features extension, removing some of the dependency on human experts. पहली बात बता दूं, डीप लर्निंग जो डेटा यूज में लेता है वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को यूज में लेता है, स्ट्रक्चर्ड यानी सुपरवाइज डेटा को यूज में नहीं लेता है, अनसुपरवाइज डेटा को यूज में लिया जाता है। डीप लर्निंग के कुछ मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ। एरोस्पेस और डिफेंस में सबसे ज़्यादा डीप लर्निंग का इस्तेमाल होता है। डीप लर्निंग इज यूज टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट फॉर द सैटेलाइट दैट लोकेट एरिया ऑफ इंटरेस्ट and identify safe or unsafe zone for the troops. Medical research, cancer researchers are using the deep learning to automatically detect the cancer cells, जिस पे मेरा अच्छा खासा रिसर्च है कैंसर सेल्स में, जो डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग के टेक्निक्स को ही यूज में लेकर के। ये 3 तरीके की होती हैं। 3 तरीके की कौन कौन सी होती हैं डीप लर्निंग? एक होता है CNN कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, और एक होता है LSTM, और एक होता है लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी नेटवर्क्स, जिसको LSTM शॉर्ट में बोला जाता है, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी नेटवर्क। एक होता है RNN की फुल फॉर्म होती है रिक्रूटमेंट न्यूरल नेटवर्क। तो ये सारी की सारी प्रोसेस आपके डीप लर्निंग के माध्यम से होती हैं जो हम बिग डेटा के अंदर यूज करते हैं। दूसरी चीज़ जब हम बात करते हैं द की डेटा एनालिटिक्स टेक्नोलॉजी एंड टूल्स, मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आर यूज टू सपोर्ट बिग डेटा एनालिटिक्स प्रोसेस। कॉमन टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स यूज टू इनेबल बिग डेटा एनालिटिक्स प्रोसेस और इंक्लूडिंग। नेक्स्ट होता है हडूप की जब मैं बात करता हूँ तो हडूप क्या होता है, क्यों इसको यूज में लिया जाता है, उस चीज़ के बारे में हम देख सकते हैं। तो हडूप एक क्या है, पर्टिकुलर ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो पर्टिकुलर एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो स्टोर और प्रोसेस करता है किसके बिग डेटा सेट्स को, जिसके अंदर Apache Hadoop is a collection of open source software utilizing that the facilities using a network of many computers to solve the problem involving massive amount of data and computation. It provides a software framework for the distributed storage and processing of the big data using the MapReduce programming modules. Hadoop को क्यों यूज में लेते हैं हम? Apache Hadoop is an open source framework that is used to efficiently store and process large data set ranging in size from the gigabytes to petabyte of the data। यानी कि Hadoop इसीलिए यूज में लिया जाता है मेनली कि जो लार्ज डेटा सेट्स होते हैं उनको प्रोसेस करना और उसको एक पर्टिकुलर एफिशिएंट वे में उसकी लार्ज डेटा साइज को स्टोर करके रखना। हडूप जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरीके से काम करता है? पहली चीज तो ये ओपन सोर्स होता है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, ये जो हम कहते हैं क्लाउड में हम स्टोर कर रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग स्टोरेज का काम करता है, ये हडूप इज अ पार्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। यस, क्लाउड क्या, क्लाउड एक वर्चुअली डेटा स्टोरेज सर्वर है, ठीक है। तो इस पे जब डेटा को हम स्टोर करते हैं तो बिग डेटा, हडूप, ये सारी टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एक पर्टिकुलर सीक्वेंशियल मैनर में ट्रेन और टेस्ट करके फाइनली वहाँ पर स्टोर किया जाता है। जब हमें रिक्वायर्ड होती है तब तो वहाँ से हम उसको सिस्टमेटिक मैनर्स में, अगर डेटाबेस अवेलेबल है तो हम उसको इजीली ट्रेस और ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, हडूप के कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम यूज में लेते हैं। एक होता है मैप रिड्यूज, एक होता है HDFS, एक होता है YARN और एक होता है कॉमन यूटिलिटी फैक्टर्स। ये सारे के सारे हडूप के अंदर यूज में लिए जाते हैं। हडूप की मोस्टली कोडिंग जो होती है वो पाइथन प्रोग्रामिंग और C++ में इसको ज़्यादा कोड किया जाता है। और इसके साथ में हडूप
एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है डेटाबेस का। तो इसके साथ में हमेशा ओरेकल या एसक्यूएल यूज में, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी यूज में लिया जाता है। एसक्यूएल ऑन द हडूप इज ए क्लास ऑफ एनालिटिक्स application tool that combine the established SQL style querying with newer Hadoop data framework elements by the supporting familiar SQL query. SQL on Hadoop led a wide group of the enterprise development and business analysis work with Hadoop on the commodity computing clusters technology। तो ये हमारा सारा का सारा काम हडूप का होता है बिग डेटा के अंदर। हडूप विच इज एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क फॉर द स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग बिग डेटा सेट्स। हडूप कैन हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। नेक्स्ट है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के अंदर क्या होता है कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर which process large amount of complex data and use the machine learning and statistical algorithm to make predictions about the future events outcomes। Organizations use predictive analysis tools for fraud detection, marketing, risk assessments and operations। Then predictive analytics, दूसरी चीज प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के अंदर होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सेम ही दोबारा से हो गए, कोई बात नहीं। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज। डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज के अंदर क्या होता है, डेटा विच इज द रिप्लिकेटेड जनरली ऑन ए नॉन रिलेशनल डेटाबेस। दिस कैन बी ए मेजर अगेंस्ट द इंडिपेंडेंट नोड फेलियर, लॉस्ट और करप्टेड बिग डेटा or to provide low latency access। नेक्स्ट होता है नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल की जब हम बात करते हैं, नो एसक्यूएल डेटाबेस विच आर नॉन रिलेशनल डेटा मैनेजमेंट सिस्टम that are useful when the working with large set of the distributed data। They do not require a fixed schema which makes them ideal for raw and unstructured डेटा क्यूरीज। एक होता है ए डेटा लेक। डेटा लेक इज ए लार्ज स्टोरेज रिपोजिटरी दैट होल्ड्स द नेटिव फॉर्मेट रो डेटा until it is the needed। डेटा लेक्स यूज ए फ्लैट आर्किटेक्चर्स। एक होता है हमारा डेटा वेयर हाउसेस। डेटा वेयर हाउसेस की जब हम बात करते हैं, विच इज द रिपोजिटरी दैट स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ द डेटा कलेक्टेड by different sources। Data warehouses typically store data using the predefined schemes। नेक्स्ट होता है नॉलेज डिस्कवरी बिग डेटा माइनिंग्स टूल्स which enable business to mine large amount of the structured and unstructured big data। दूसरी चीज होता है मेमोरी डेटा फैब्रिक which distributes the large amount of the data across the system memory resources। This helps provide low latency for the data access and processing। एक होता है डेटा वर्चुअलाइजेशंस। डेटा वर्चुअलाइजेशंस में क्या होता है, which enables the data access without the technical restrictions। डेटा इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर्स। डेटा इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होता है, which enables the big data to be streamlined across different platforms including the Apache Hadoop or MongoDB and Amazon EMR technologies। एक होता है डेटा क्वालिटी सॉफ्टवेयर्स which cleans and enrich large data sets। डेटा प्री प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर which prepares the data for the further analysis। Data is formatted and unstructured data is cleaned। Spark, which is an open source cluster computing framework used for the batch and stream data processing। ये सारी की सारी आपकी चीज़ें हैं, और इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हम आगे डिस्कशन करेंगे फर्दर। तब तक मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ इसके अंदर जो अभी मैंने आपको बताया है। डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा मेमोरी फैब्रिक्स, डेटा इंटीग्रेशन,
इन सारी चीज़ों के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पहले हम बताते हैं डेटा वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। डेटा वर्चुअलाइजेशन डेटा वर्चुअलाइजेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो कुछ अप्रोच होती हैं, कुछ मैनेजमेंट अप्रोच होती हैं। जब डेटा वर्चुअलाइजेशन को हम यूज में लेते हैं तो इसके अंदर किन कौन सी चीज़ें होती हैं। कुछ डेटा कंज्यूमशन टूल्स होते हैं, कुछ डेटा सोर्स टूल्स होते हैं। सो डेटा विजुअलाइजेशन इज एन अप्रोच टू डेटा मैनेजमेंट that allow an application to retrieve and manipulate data without requiring technical detail about the data, such as how it is formatted at the source or where it is physically located, and can provide a single customer view of the overall the data. एक होता है व्हाट इज मीन्ट बाय द डेटा वर्चुअलाइजेशन। डेटा वर्चुअलाइजेशन के अंदर किस तरीके से हम काम करते हैं। व्हाट इज डेटा वर्चुअलाइजेशन? Data virtualization is a logical data layer that integrates all enterprise data slowed across the disparate system, manage and unified data for the centralized security and governance, and deliver it to business users in a real time. दूसरी बात हम बात करते हैं एग्जाम्पल। द कुछ एग्जाम्पल्स को मैं लूँगा। पहला होता है फ़ोन हाउस। फ़ोन हाउस क्या होता है? ये एक ट्रेंडिंग नेम होता है जो यूरोपियन ऑपरेशंस ऑफ यूके बेस्ड मोबाइल फ़ोन रिटेलर चेन कार फ़ोन वेयर हाउसेस के लिए यूज में लिया जाता है। दूसरा यूज क्या होता है डेटा वर्चुअलाइजेशंस का? जो चीज़ें होती हैं इनके अंदर जब हम पर्टिकुलर किसी भी सिंगल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को हम यूज करते हैं तो मल्टीपल डिवाइसेस के साथ में, तब हम वर्चुअलाइजेशन को यूज करते हैं। कैसे करते हैं? द गोल ऑफ डेटा वर्चुअलाइजेशन इज टू क्रिएट ए सिंगल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा फ्रॉम मल्टीपल डिस्पाइट सोर्स विदाउट हैविंग टू कॉपी और मूव द डेटा। डेटा वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर aggregates structured and unstructured data source for the virtual viewing through a data board और विजुअलाइजेशन टूल्स। दूसरी चीज इसके अंदर कुछ डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ETL एंड डेटा वर्चुअलाइजेशन? ETL क्या होता है? डेटा वर्चुअलाइजेशन लीव द सोर्स डेटा वेयर इट इज एंड डेलीगेट द क्यूरी down to the source system, while the ETL copies the data from the source system and store it and duplicate data stores. एक होता है डेटा वर्चुअलाइजेशन AWS, जो अमेजोन वेब सर्विसेज का बारे में आपने खूब सुना होगा, वहाँ भी डेटा वर्चुअलाइजेशन यूज में लिया जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है? ए डेटा वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर, ए डेटा वर्चुअलाइजेशन architecture integration that can virtually connect multiple data platform, provide the business user with the immediate access to data with far less IT friction than the traditional methods, so you can make faster more data driven decisions. इसके 3-4 एग्जाम्पल्स होते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं डेटा वर्चुअलाइजेशन के? एक होता है इंक्लूड VMware का नाम सुना होगा आपने। VMware विच स्पेशलाइज इन सर्वर, डेस्कटॉप, नेटवर्क, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। एक होता है सिटी रिस्क विच हैज ए niche in application virtualization but also offers server virtualization and virtual desktop solution. and एक होता है माइक्रोसॉफ्ट whose the hyper virtualization solution ship with the Windows. एक है व्हाट इज डेटा वर्चुअलाइजेशन वर्सेस डेटा इंटीग्रेशन। डेटा वर्चुअलाइजेशन और डेटा इंटीग्रेशन जो नीचे आपका लिखा हुआ है डेटा इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर, वो क्या होता है?
Most data integration solution copy data from the different sources and warehouses that integrated data in a new source especially designed for the purpose. In co-sequence data virtualization solution create the integrated view of the data across the multiple source without moving the data to a new locations. एक होता है डेटा वर्चुअलाइजेशन वर्सेस वेयर हाउसेस. डेटा वर्चुअलाइजेशन और वेयर हाउसेस के अंदर क्या चीज़ होता है. डेटा वर्चुअलाइजेशन कनेक्ट्स डेटा डेटा वेयर हाउस ओनली कलेक्ट डेटा. वर्चुअलाइजेशन क्या करता है, कलेक्ट करता है डेटा को और फिर उसको सिक्वेंशियल और वेयर हाउस के अंदर सिर्फ डेटा कलेक्ट किया जाता है. डेटा वर्चुअलाइजेशन क्रिएट ए वर्चुअल लेयर that allow use to do the same thing as if the data was all in a warehouse but faster and without any migration work. ये सारा का सारा डेटा वर्चुअलाइजेशन का काम होता है. एक चीज़ और बता दूं, व्हाट इज IBM डेटा वर्चुअलाइजेशन. IBM डेटा वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, इसके अंदर डेटा वर्चुअलाइजेशन के अंदर इंटीग्रेट डेटा सोर्स अक्रॉस द मल्टीपल टाइप एंड locations and turns all this data into one logical data view. The virtual data like make the job of the getting value out of your data easily usage. ये सारा का सारा डेटा यूज होता है, डेटा वर्चुअलाइजेशन होता है, जिसको हम API ETL और इनमें सब में यूज लेते हैं. तो आज के लिए